न मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, न तुमने मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले, न मुस्लिम बच्चियों को फ्री में तालीम देने की बात जो कही गई थी न तुमने उसको पूरा किया। एक सिंगल वादे को अगर समाजवादी पार्टी ने पूरा किया है तो मैं चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी के चपरासी या उनके बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं से। मैं तो बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मेरे वालिदे मोहतरम नेता नहीं थे, कभी हम मिंबरी का चुनाव भी प्रधानी के वक्त का नहीं लड़े, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप बैठ करके मुझसे इस बात पर डिबेट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं जिसका शागिर्द हूं, मैं जिसका शागिर्द हूं वो नेता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता। मैं जिसका शागिर्द हूं, जिससे कदमों में मैं सियासत को सीख रहा हूं, वो मेरा कायद जो मुझे सिखाया है, जिससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं मुझसे बैठ करके तुम बात नहीं कर पाओगे। उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास बनावटी बातें नहीं है, हम हक बयान करते हैं और हक बोलने के लिए कभी भी स्पीच को पढ़ करके नहीं बोला जाता। मेरे भाई 2012 के अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक वादे को जिस तरीके से पूरा नहीं किया समाजवादी ने, ठीक उसी तरीके से 2022 का जो हमको ख्वाब दिखा रहे हैं उसी तरीके से दिखा रहे हैं जैसे 2012 का ख्वाब दिखाया गया था। हम 18% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मान करके हमने सब कुछ कुर्बान करके इनको वोट नोट सपोर्ट दे करके हमने इख्तिदार की कुर्सियों पर पहुंचाया। क्या हुआ समाजवादी के दौरे इख्तिदार में? खालिद मुजाहिद को मार दिया गया। मारा गया कि नहीं मारा गया? किसी के जहन में अगर ये बात है कि खालिद मुजाहिद की मौत अपने से हुई थी, कुदरती मौत थी, तो ये बात अपने जहन से साफ कर लो, क्योंकि मैंने खालिद मुजाहिद की लाश को अपने हाथों से उठाया था। जिसने भी खालिद मुजाहिद की फोटो देखी है मरने के बाद से, वो सारी फोटो मैंने अपने कैमरे से खींची थी। आज मजीद लोगों के पास वो फोटो है। मैंने अपने हाथों से, रात को मुझे फोन आया शाम के वक्त, मैं भागता हुआ बाराबंकी पहुंचा और मैंने अपने हाथों से उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखा। जब नश्तर लगाने की बात आई तो मैं पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आया था। खालिद मुजाहिद के जिस्म पे वार थे, उनको मारा गया था, निशान थे, उनके नाक से उनके मुंह से खून आ रहा था, कान से खून आ रहा था, उनका चेहरा स्याह हुआ था। 42 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात लोगों में मुकदमे कायम हुए, लेकिन किसी एक को जेल हुई। समाजवादी की हुकूमत 5 साल थी, किसी एक को जेल हुई। ये सवाल समाजवादी पार्टी के चपरासियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा कार्यकर्ता कर रहा है, इसका जवाब दे दीजिए क्यों नहीं हुई? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, संगीत सोम के ऊपर इल्जाम लगा, संगीत सोम के ऊपर एनएसए लगा। इनकी पार्टी के सरकारी वकीलों ने वहां पर अपोज नहीं किया। 1 हफ्ते के अंदर संगीत सोम जेल से बाहर आ गया। एनएसए तक की हमारे ऊपर एनआरसी सीएए में हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों के ऊपर मुकदमे लगे, जेल की सलाखों में 11-11 महीने से है। हमारा मऊ का जिला सदर आज 1 साल 10 महीना हो गया जेल की सलाखों में है, आज तक उसको बाहर जमानत नहीं मिली। संगीत सोम को कितने दिन में जमानत मिली? एनएसए में, जिसमें 11 महीने बेल नहीं होती, 7 दिन में समाजवादी की हुकूमत में मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को इंसाफ मिल गया। एक सवाल और है, 2013 में मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ, आजम खान साहब मुजफ्फरनगर के इंचार्ज थे। आजम खान साहब को मिनी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजादी के बाद सबसे ज्यादा एमएलए 45 एमएलए थे मुसलमान, समाजवादी के 18 एमएलए थे मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी के एक कम 70 एमएलए आजादी के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान विधानसभा के अंदर थे। लेकिन किसी एक समाजवादी के मुसलमान ने
नेताजी के सामने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि नेताजी हमने मुसलमानों से बहुत बड़े बड़े वादे अपने मंशूर में किया था, अगर इस वादे को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम अपनी कौम के पास क्या लेकर के जाएंगे। अगर आप इस वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर मुजफ्फरनगर के लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो हम 45 एमएलए इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन किसी एक मुसलमान एमएलए ने ये बात अपने आका के सामने नहीं की, न ही कोई मुसलमान एमएलए, न ही कोई मुसलमान मिनिस्टर मुजफ्फरनगर गया। बताइए मुझे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह, तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता। मुजफ्फरनगर में हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई। मेरे दोस्त, मेरे पार्टी के लोग मुझसे बताते हैं कि शौकत भाई हम लोगों ने अपने कपड़े उतार करके औरतों के बदन पे फेंका, वो बरहना थी, उनकी इज्जतें लूटी जाटों ने। माँ के सामने बेटी की इज्जत को लूटा था, बेटी के सामने माँ की इज्जत को लूटा था। ये नंगा नाच मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, लेकिन एक मुसलमान एमएलए, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं गया। क्यों नहीं गया मालूम है आपको? 2014 में आपको याद होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पहली जनसभा हम लोग संजयपुर में करवाना चाह रहे थे। हम लोग एमआईएम पार्टी को लॉन्च करना चाह रहे थे, तो हम लोगों को परमिशन नहीं मिली। हम गए आलम बदी साहब के यहाँ। आलम बदी साहब को जानते हैं ना आप, निजामाबाद के एमएलए हैं, बड़े ईमानदार हैं। हम लोगों ने सोचा कि मुस्लिम क़यादत में ये रहे हैं, मुस्लिम मजलिस से भी रहे हैं, तो हम इनके पास जाएं और इनसे कहें कि ये बात करें, हमको परमिशन मिल जाए। मैंने आलम बदी से कहा, मेरे साथ 10-12 लोगों का डेलीगेशन था, कुछ उलमा इकराम भी थे। जामिअतुल इरशाद में पढ़ाने वाले मौलाना महबूब कासमी साहब भी हमारे साथ थे। हम गए और हमने आलम बदी साहब से कहा कि एमएलए साहब, हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब की जनसभा हो जाए। हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते 2014 पार्लियामेंट का, हम ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब आ जाएंगे तो मुसलमान यूनाइट होकर के एक पार्टी के साथ जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश में कम से कम हम बीजेपी को रोक लेंगे। हमने ओवैसी साहब से फोन पे बात भी कराया। उन्होंने कहा नहीं 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 बेटा, तुमको नहीं आना है, अभी तुमको नहीं आने दूंगा, ये कहकर के फोन कर दिया। मैंने कहा कि आप नेताजी से बात कीजिए कि परमिशन मिल जाए। उन्होंने कहा मैं नेताजी से बहुत नाराज हूं। मैंने पूछा क्यों? नेताजी तो आपको टिकट आपके घर पे भेजते हैं, तो आप क्यों नाराज हैं? खुदा की कसम, उनके जो अल्फाज थे मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के अंदर इतना बड़ा सान्या हुआ, 250 से ज्यादा लोगों की जानें गई, मुस्लिम बच्चियों की इज्जत लूटी गई, लेकिन नेताजी ने मुस्लिम एमएलए और मिनिस्टर को बुला करके कहा कि कोई एक भी मुसलमान मिनिस्टर या एमएलए मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। इसलिए मैं नाराज हूं कि अगर मैं अपनी कौम के लिए आवाज नहीं उठा सकता, अपनी कौम के जख्मों पर मैं मरहम नहीं लगा सकता, फिर क्या मतलब है मैं 2 महीने से नेताजी से बात नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं आकर के आस्तीन खसका करके आपके इलाके में, बड़े बड़े नेता हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, 10-10 तो सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, कौम के नाम पर आपके वोट को लेकर के बेवा माल की तरह बेचते हैं। आप यकीन जानिए मेरी बात को, पैसे की बुनियाद पर, रस्म रसूख की बुनियाद पर हमारे वोटों के ये सौदागर हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं था। बटला हाउस इनकाउंटर ने मुझे सियासत में आने पर मजबूर किया था, वरना मैं एक ताजिर का बेटा हूं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मैं तिजारत करता था, आज भी करता हूं। मैं किसी के दिए हुए पैसे से पार्टी नहीं चला रहा हूं। मैंने आज तक किसी से जाकर के पार्टी के लिए चंदा 1 रुपया भी नहीं मांगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह सकता। मैं अपनी हलाल कमाई से अपने पैसे को निकाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। और क्यों घूम रहा हूं? ये मेरा कोई अपना जाती मकसद नहीं है। डंडवारा के लोगों, मेरा ये कोई अपना जाती मकसद नहीं है। जिस तरीके से लोग पैसे दे करके टिकट खरीदते हैं,
मैं भी वो काम कर सकता हूं, लेकिन फिर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। चुनाव जीत करके मैं अपनी कौम की आवाज नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो मेरी कौम जिसने 832 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की, ये मेरी कौम जो आज बेवकार है इस मुल्क के अंदर, बावकार बन जाए।